कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर देख लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक, हमने क्या है, ये दोनों जो रिएक्शंस देखी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये हमने एक सिंगल स्टेप वाले रिएक्शंस के बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शंस के बारे में। तो हमारे पास है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो तुम्हारे पास क्या है, स्टेप 1 जो है वो है ए से बी की तरफ जा रहा है, स्टेप 2 जो है वो है बी से सी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गई, ए टू सी, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हो गया, बी। इंटरमीडिएट हो गया बी। स्टेप 1 को हम थोड़ा सा और देखें तो मेरा क्या हो रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, ए स्टार जा रहा है, फिर ए स्टार से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है। तो जो ए स्टार है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 1। TS1 का मतलब सभी को पता है ना, TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है। स्टेप 2 जो है वो क्या है, बी से बी स्टार, फिर से ये बी स्टार क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। So when two step process is there, then there will be two transition state and one intermediate. ठीक है, अभी क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक स्टेप है। लेट्स से वी आर डिस्कसिंग बोथ केसेस, तो मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहा हूँ। तो मेरा ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, देखो हमने ग्राफ की बातें की थी, ग्राफ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं इस ग्राफ को बना रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा बी है, यहाँ पे मेरा सी है, यहाँ पे मेरा ए स्टार है, यहाँ पे मेरा बी स्टार है। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, ये मेरा है E1, ये मेरा है E2। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ, दो टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी होंगी यहाँ पे, क्योंकि दो स्टेप प्रोसेस है। तो कौन सी एनर्जी, क्या नाम है, खैर एनर्जी ज़्यादा है कम है ये हम अभी नहीं बोल सकते। सी यहाँ पे कम होगा, सी की एनर्जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज देयर। अच्छा, मुझे अब ये बताना है कि स्टेप 1 RDS होगी या स्टेप 2 RDS होगी। अच्छा, इसकी मैं ये बता देता हूँ, E2 जो है वो E1 से ज्यादा है। देखो इस ग्राफ में थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा, बट ये दिया हुआ नहीं होगा E2 E1, वो ग्राफ से तुम्हें जज करना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है लेट्स तो स्टेप 1 RDS होगा। से। बाकी लोग बताओ, रीजन के साथ बताना है ना, मतलब ऐसे मत बताना।
सर क्योंकि इंटरमीडिएट है वो स्टेप सेकंड में तो रिएक्टेंट का है और रिएक्टेंट लिखने के लिए तो फिर ए चाहिए ना, तो ए पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट में ना ए का क्या कनेक्शन है यार उसमें? हमारा आरडीएस जो है उसका उसका क्या मतलब? आरडीएस का मतलब क्या? आरडीएस स्टेप का rate Rate determining step. determining step. So, कौन सी तो steps? reactions यस सर। तो यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे? ग्राफ से। ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज करें? नहीं, बाकी लोग बताओ। राजवर्धन तुम बताओ। सर E1 मतलब ए स्टार मतलब पहला स्टेप होना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? सर क्योंकि E2 ज्यादा बड़ा है E1 से, तो वो टाइम एक्सिस पे थोड़ा धीरे अटेन होगा। हाँ, धीरे अटेंड होगा। डोंट यू थिंक दैट E2 is more than E1? Then B star to form B star will take longer time. Yes. यस तो फिर कौन सा स्टेप होना चाहिए आरडीएस? सर दूसरा। सेकंड स्टेप। भाई E2 बड़ा है, आरडीएस जो है वो धीरे धीरे जा रहा है, टाइम लगा रहा है, तो उसका पीक बढ़ाएगा ना। यस सर बट उसके लिए तो ए स्टार और बी स्टार का स्लोप सेम होना चाहिए ना। स्लोप कहाँ से आ गया यार? इसमें स्लोप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। स्लोप यहाँ पे कहाँ दिखते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है देखने के लिए, वो है एक्टिवेशन एनर्जी, बस। और कुछ है ही नहीं इसमें। सर दोनों मतलब ऐसा वास्ट डिफरेंस ना हो तो फिर दोनों दोनों से ही रेट डिपेंड नहीं करेगा। वो बात ही नहीं चल रही ना, वो वाला केस ही नहीं चल रहा है, तो हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं? E2 बड़ा है E1 से। अरे तुम बोल रहे हो अगर बड़ा भी है और कम डिफरेंस है। अब हाँ वैसे सर, वाले केसेस के बारे में कंपैरेबल अब है मतलब। ऐसे कंपैरेबल में नहीं जाएंगे यार, नहीं तो हम सीख ही नहीं पाएंगे कुछ। कंपैरेबल में फिर अपन डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर ठीक। तो इसमें मेरा जो स्टेप 2 जो है ना, वो मेरा क्या है? आरडीएस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एकदम मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और एकदम इजी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में। एडवांस में आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देगा, इतना इजी नहीं देगा। बट ये आएगा तभी एडवांस का क्वेश्चन कर पाओ। मैं अब दूसरा केस ले रहा हूँ, देखो मतलब एक्सोथर्मिक में भी दो केस बन सकते हैं, है ना? मैंने एक केस लेके बताया है समझाने के लिए। मैं एक एंडोथर्मिक का केस ले रहा हूँ। नहीं, एक मिनट। मैं एक्सोथर्मिक का एक केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। तो मेरे को बताना है विच स्टेप विल बी आरडीएस। Step 1. ये सीधा सीधा दिख रहा है, इवन जो है E2 से बड़ा है।
इसका मतलब क्या है? स्टेप 1 मेरा क्या होगा? RDS के बारे में बोले, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस किसी को डाउट हो तो बोलो। यस ठीक है। सर दूसरा वाला भी एक्सोथर्मिक ही है ना? हाँ, एक्सोथर्मिक ही है। देखो ना, सी नीचे आ रहा है, तो ऐसे दो केसेस बन सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक का, तो तुम खुद से बना सकते हो। 2 मिनट दे रहा हूँ, खुद से बना लो अपने आप ही। एंडोथर्मिक का केस खुद से ही ऐड कर लो। ये मैं दिखा देता हूँ दोनों केसेस। ऐसे ही 2 केसेस बना लो एंडोथर्मिक के लिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो एंडोथर्मिक को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ना, वो हमको बहुत प्रिसाइज में हम लोग डील कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसका मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ पहले। अच्छा, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा? सर फिर काइनेटिक उनके पास एनर्जी बढ़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यस यस तो उससे क्या होगा? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबव एक्टिवेशन एनर्जी बढ़। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उससे क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो नंबर बढ़ जाएगा। वो अगर नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। 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 देखो, क्रीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। देखो, इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है, इफ टेम्परेचर increase fraction of molecules having kinetic energy more or equal to activation energy will be increased.
देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, उससे उससे ज्यादा जो है उस वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ जाएंगे, विल बी इंक्रीज्ड। दैट मींस rate of reaction at that temperature will be more, will be more। जिसमें ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस थियोरेटिकल पार्ट में। मेरा क्या है, टेम्परेचर पहले कम है, मैंने ग्राफ बनाया ऐसा बना रहा हूँ, तो ये मेरा T1 का ग्राफ है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके बाद से मतलब ये वाला एरिया जो है, मतलब यहाँ पे जो है ये EA के बराबर है, किसके बराबर है, EA के बराबर है। तो EA से आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में आ रहे हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट में में जा रहे इन्वॉल्व। हैं। ये किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, राइट। अभी क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। देखो इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, एनर्जी जो है वो बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। तो मेरे पास एक नया ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से। अब मेरा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये भी ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे T2 ग्रेटर देन T1 है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए, whose kinetic energy equal to greater than। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है किसी को? नो नो। No. कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है? कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे। बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे। यस। इसमें पहले मैं ग्राफ यस बना रहा Yes. हूँ, तो ये मेरा ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो अभी क्या है, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी E है। E जो है ना वो मेरा क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। पहले ये वाला था, अभी क्या हो गया, अब मेरा इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, E डैश विद कैटलिस्ट, ये बढ़ गया।
ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ गया। बोलो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट decreases activation energy. Activation energy. That means rate of reaction increases. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बोलो किसी को डाउट है क्या? सर वो कम कैसे करते हैं? देखो, तुम्हारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं लेके आता, मतलब एज सच, मतलब तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उन सब वैसे ही बनते हैं और उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं लेता है ना। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली रेट बढ़ाता कैसे है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है बेसिकली। सर बट अगर वो कोई रिएक्शन में इफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करता होगा? मतलब कोई प्रॉपर्टी है कि कुछ? तुम्हारा कैटलिस्ट जो है ना वो, मतलब ये ऑर्गेनिक में थोड़ा सा पढ़ोगे, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ऐसे करता है, मतलब वो थोड़ा रिएक्ट किया, रिएक्ट क्या किया, मतलब कुछ जो है रिएक्टेंट के साथ कुछ मॉलिक्यूल बनाया उसने और उसके बाद वो हट जाता है, मतलब थोड़ा सपोर्टिव रहता है। मतलब जैसे मान लो तुम वेट उठा रहे हो, है ना, जैसे हर्ष तुमने 50 किलो वेट उठा रहे हो तुम, है ना, तुम उठाने में कितना टाइम ले रहे हो, 5 मिनट ले रहे हो लगभग से, बट अतुल्य तुम्हारे साथ हेल्प कराने को आ जाए, है ना। अतुल ने क्या किया, जस्ट एक पुश दिया तुमको, जस्ट एक क्या दिया, पुश दिया, जस्ट पुश दिया और चला गया, तुम्हारा वो काम हो गया 4 मिनट, तुम्हारा क्या हो, टाइम कम हो गया, रेट तुम्हारा फास्ट हो गया। तो कैटलिस्ट जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, मतलब एक तरीके से पुश दिया और चला गया बस। ये तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिफाई होगा ऑर्गेनिक में, कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है, वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी तो क्या है, सबको इतना ही समझ में आता है कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है बस। अब यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना। आगे ये भी देखोगे कि वो रिएक्शन में किस तरीके से इन्वॉल्व करता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब एक तरीके से एक फैक्टर है, बताता हूँ मैं। टेम्परेचर, पहले मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is defined as ratio of rate constant of a reaction at
to temperature difference by 10 degrees Celsius. Temperature coefficient of a chemical reaction is defined as ratio of rate constant. Rate constant से ये T+10 का है, मतलब टेम्परेचर, मतलब एक तुम्हारा K जो है वो T टेम्परेचर पे है, KT, और KT+10 जो है वो 10 जोड़ने के बाद वाला रेट कांस्टेंट है। तो इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो वो जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 के बराबर होता है, ये कहता है ये वाला स्टेटमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। इसके ऊपर जेई मेन में क्वेश्चन आ सकते हैं, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम, बट जेई मेन में हैं काफ़ी सारे चांसेस। नहीं, ये वाला ग्राफ जो है, ये दोनों ग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत important है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। थोड़े से हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसका यूज क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब ऐसे कुछ खास, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल में यूज़ नहीं होता, क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होता है बस, तो इतना कुछ यस खास वो नहीं है। चलो हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। Na निकाल लो। Na में लेवल 1 में 81, 83, हम्म, 71। ये 3 क्वेश्चंस करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं।
सर इसमें केटी क्या था? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी। हो गया सर। बाकी लोग बताओ। यस सर हो गया। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। सेवेंटी वन में क्या आएगा? सर डी ऑप्शन आएगा वहाँ पे। ऑप्शन ए ऑप्शन। एंडोथर्मिक है, 2 स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप जो है वो मेरा क्या है? आरडीएस है। इसका मतलब क्या है, मेरा ग्राफ जो है वो सेकंड स्टेप वाला ज्यादा पीक वाला होगा, यस। इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस 81 देखते सर हैं। हाँ हाँ बोलिए। सर वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ? 71 प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कैसे कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, उसका मतलब वो है। ओके। 81 में क्या है? द होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू वेयर 3 अल्टरनेटिव प्लॉट्स ए बी सी इज विद ईच रिएक्शन टेक प्लेस। तो सी सबसे जल्दी हो जाएगा, बोलो ये आएगा? यस सर। यस सर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 82 क्या? 83। 83। 83। The reaction of rates get doubled when temperature increases by this. Why? What factor it will change for the temperature range to this? कैसे करेंगे यार ये? बोलो।
83 कैसे करेंगे बोलो? सर आ रही नहीं इस इक्वेशन। सर वो फॉर्मूला से करेंगे। यस सर। चलो करते हैं। तो तुम्हारे पास क्या होता है, ln k2 by k1 डेल्टा h। फिर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर बाय 1 by t1 minus 1। ऐसे होता है राइट। यस तो यस यहाँ पे ln 2 आ गया पहले में, a अपॉन r 1 अपॉन 27 माइनस 1 अपॉन 37। दूसरा क्या हो गया, ln 7 और 17 हो गया। सर वो केल्विन में। अच्छा 310। अभी क्या हो गया कि k27 अपॉन k17 e a अपॉन r 1 अपॉन क्या नाम है 290 माइनस 1 अपॉन 300। तो मैंने क्या किया, दोनों को माइनस कर देते या डिवाइड सर कर। डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड इजी करना हो जाएगा। पड़ेगा, ये नहीं पता। डिवाइड किया सर। ln 2 अपॉन ln k27 अपॉन k17, ये कितना आ गया 10 अपॉन 300 इंटू 310, ये आ गया 290 इंटू 300 अपॉन 10 से ये गया इससे ये गया। तो मेरे पास आ गया ln k27 अपॉन k17, ये रहेगा 31 अपॉन 29 ln 2। ये कितना आ गया दोनों को बेस 10 में करके फिर देखा तो सर 0.2 के पास आया, 2 के आसपास आया। 1.2। तो ये क्या हो गया ln 2 रेज़ टू पावर 1.2। सही जा रहे हैं ना हम? यस सर वो 37 और 27 कैसा है मेरे को नहीं पता। क्या क्या क्या? सर 37 और 27 कैसा है? पहले वही तो बोला है। सर बट क्वेश्चन में तो इंक्रीजेस बाय 27 डिग्री नहीं सर सही लिखा 7 है, बाय 27 to 237 लिखा। हाँ ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर 1.2 कितना होता है? बोलो। कितना आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 1.2? सर 2.29 समथिंग आ रहा है। 2.3 आ रहा है सर आपका। 2.3 के आसपास। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एटी थ्री में क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा है। सी ऑप्शन।
हमने कहीं गड़बड़ की है क्या? सर दोनों तरफ ln 10 से डिवाइड करके log में बदलेंगे तो 31/29 को log की टर्म्स में लिख सकते हैं। नहीं, बट इसमें गड़बड़ क्या है? कैलकुलेशन मतलब कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ क्या है? उन्होंने बोला ln 37/27 2 है। सर नीचे लीजिए ना, एक सेकंड, लास्ट स्टेप पे। ये 300 सर 31/29 1.06 है, यार 1.2 किसने बताया यार? गलत मत बताया मतलब करो यार। 1.07। नहीं पता हो तो मत बताओ यार, गलत मत बताओ। कितना आ रहा है ये? मतलब 1.07। yes सर ये अभी कितना 2.09 आ रहा है, 2.09। आ तो गया आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। यस सर। सर हाँ क्वेश्चन बोलो। में इंक्रीजेस बाय दिया है, मतलब फ्रॉम अरे यार तुम फ्रॉम समझ नहीं रहे हो यार, तुम ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को, अभी अभी समझाया था उस चीज के लिए, बार बार उसी पे ध्यान दे रहे हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुम उसी पे अटके हुए हो अभी। क्वेश्चन का आंसर आ गया यार अब। अच्छा अभी ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है ना, ये कोलिजन थ्योरी वाला टॉपिक जो है वो हमारा हो गया है। मैं इसमें कुछ होमवर्क देता हूँ। सेट 2 में से क्वेश्चन नंबर 37 कर लो। फोर्टी कर लो। फोर्टी थ्री कर लो। फोर्टी एट कर लो। फोर्टी नाइन, फिफ्टी। सर रहने का तो रहने का करते रहो यार अपने से, तुमसे जितना तो हो पाएगा। मतलब वो कौन से सेक्शन से होगा वो तो? अभी थोड़ा सा भी रहने दो यार, अभी जो तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। वो हम कल पढ़ेंगे, कल हमारा कंबाइंड क्लास ओके है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए।